हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी और आज हम सीटेट का रिवीजन करने वाले हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जो 12 क्लासेस डाल रखी हैं, सीडीपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। उन क्लासेस का आज रिवीजन है। वो 12 टॉपिक हम एक क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये सेशन देख लें और आपका सीडीपी कवर हो जाएगा, ठीक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब हाइट में, वेट में, बॉडी साइज में, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज है। जो भी क्वांटिटी में चेंज आता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑल राउंड चेंज है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है। ग्रोथ इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ी एंटिटी है और ग्रोथ एक छोटी एंटिटी है जो कि कंस्टिट्यूट करती है, उसी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर आती है। जो फिजिकल चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस ग्रोथ ही है, ठीक। तो डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड मोरल चेंजेस। ये इतने सारे चेंजेस जो होते हैं वो सब डेवलपमेंट कहलाते हैं, जिसमें एक फिजिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज क्या है? हमारा ग्रोथ ही है, ठीक है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। वही बात, क्वांटिटी में फ़र्क जब आ रहा है, जब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो मतलब कम क्या, बढ़ता ही है। जैसे 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 एज बढ़ती है तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, ठीक है ना। एक 2 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा है तो उसका वेट डिफरेंस होगा ना। उसके वेट में 2 साल के बच्चे का वेट कम होगा और 10 साल के बच्चे का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रोथ हल्के हल्के इंक्रीमेंट इन द क्वांटिटेटिव जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वो ग्रोथ होता है। और क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर। तो ये क्या है? हाँ, एक बच्चा लंबा हो रहा है एज के साथ साथ, तो वो ग्रोथ है। अ चाइल्ड लर्निंग टू शेयर टॉयज, ये क्या है? डेवलपमेंट है। उसके अंदर इतनी इमोशनल कैपेसिटी आ चुकी है, इतनी सोशल कैपेसिटी आ चुकी है और इतनी मोरल कैपेसिटी आ चुकी है। सोशल, इमोशनल और मोरल, ये तीनों का जब डेवलपमेंट होगा तो बच्चा अपने टॉयज़ को शेयर करना सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है कि सबसे पहले इन्फेंसी आती है जो कि 0 to 2 ईयर्स होती है। उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले बच्चा चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर बॉन्डिंग विद पेरेंट्स होती है, ठीक। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। वो 2 से 6 साल के बच्चों को कौन सी स्टेज कहलाती है? अर्ली चाइल्डहुड की। इसमें क्या है? इसमें बच्चा इमेजिन करता है, खेलता कूदता है और लैंग्वेज का एक्सप्लोजन होता है कि मतलब 2 से 6 साल के अंदर बच्चा पूरी तरीके से लैंग्वेज में पकड़ हासिल कर लेता है, पूरे अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देता है, लैंग्वेज सीख जाता है कम्प्लीटली, ठीक। फिर है मिडिल चाइल्डहुड, 6 से 11 साल। उसमें क्या है? लॉजिक, फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी, मतलब फ्रेंडशिप बनती है और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है और क्यूरियोसिटी भी आ जाती है। वो ये देखने लगता है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड अबाउट, ठीक है ना। बच्चा चीज़ों को लेकर क्यूरियस रहता है, वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या है हमारा? एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल तक है। आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल हाइज एंड लोज। इसमें क्या है कि 12 से 18 साल के जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में लगे होते हैं, क्योंकि ना तो वो बच्चे रहे और ना वो अभी बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा मसला रहता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, एग्जिस्टेंस का। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जो है जानना कि हम क्या हैं, हम कैसे इंसान हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इमोशनल हाइज एंड लोज, इसमें जो है इमोशंस बड़े ऊपर नीचे रहते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। एडोलेसेंट वाली जो एज है ये ट्रांजिशनल पीरियड भी कहलाता है। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के बीच में ब्रिज भी कहलाती है, ठीक। ईच स्टेज हैज़ यूनिक नीड्स। टीचर मस्ट डिज़ाइन लर्निंग बेस्ड ऑन द स्टेज। जाहिर सी बात है कि टीचर को उन स्टेजेस का ध्यान रखते हुए टीचिंग अपनी देनी चाहिए और इतना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इस वाली स्टेज से गुजर रहा है तो उसको ये दिक्कतें आ रही होंगी, तो हम इसको कैसे, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर करें, कैसे इसकी मदद करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट थर्ड हमारा ये जो क्लास थी वो थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इसमें क्या है? इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि कोई भी 2 बच्चे एक से नहीं हो सकते। यहाँ तक कि ट्विंस भी, बायोलॉजिकल ट्विंस जो होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वो भी एक से डेवलप नहीं होंगे। उनकी जो आदतें हैं वो अलग अलग होंगी। एक को फुटबॉल पसंद होगा तो दूसरे को क्रिकेट पसंद होगा, एक का फेवरेट कलर रेड होगा तो दूसरे का येलो होगा, ठीक है ना। तो 2 आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये क्या होता है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और आप इसको नकार नहीं सकते।
डिफरेंसेस सीन इन इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल्स, स्पीड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, ये सारे इन सब में जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के बच्चा इन भागों में अलग है और बच्चों से। रीजंस क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चर, मतलब हेरिडिटी के हमने अपने माँ बाप से क्या इनहेरिट किया है, ठीक है। इन्वायरमेंट, हम कैसे इन्वायरमेंट में पल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम किस सोसाइटी में रहते हैं और हम कौन से ग्रेड में, हम हायर क्लास में रहते हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास है, तो क्या है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है हमारा। और कल्चर, क्या हम किस टाइप के कल्चर में रह रहे हैं, तो ये सब क्या डिफाइन करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिफाइन करता है। कि कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अमीर है और वो उसकी हेरिडिटी जो है, उसकी माँ की जो आँखें हैं वो नीली हैं, उसके बाप का जो रंग है वो गोरा है, तो वो सब वो इनहेरिट करेगा अपने माँ बाप से। जो पैसा है वो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, सोसाइटी कैसी है, बहुत हायर क्लास में रहता है, ठीक है, तो वो और बच्चों से बिल्कुल अलग हो गया, वो उसका इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ, ठीक। रीजंस, एग्जाम्पल क्या हो गया, वन चाइल्ड में एक्सेल इन मैथ, अनदर इन ड्राइंग, वही वाली बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो सकता है। किसी के माँ बाप दोनों सिंगर हैं तो उसकी बच्चे की हो सकता है आवाज़ अच्छी हो, वह हेरिडिटी का नतीजा हो कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो सिंगिंग में अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी क्लास सिंगिंग में अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं है दोनों माँ बाप सिंगर के दोनों बच्चे ही म्यूज़िक में अच्छे हों, दोनों अच्छा गाते हों। हो सकता है कोई एक अच्छा गाता हो, कोई एक जो है नहीं गा पाता हो, उसे डांसिंग का शौक हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। अब टीचर का क्या रोल है, एक्सेप्ट डिफरेंसेस, प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट, यूज वेरी टीचिंग मेथड्स, वही वाली बात कि डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स हमें अपनाने होंगे सारे बच्चों को, अगर हमें इंक्लूड कर कर चलना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है, द इनर ड्राइव दैट पुशेस अ चाइल्ड टू लर्न, जो हमारी अंदरूनी ड्राइव है, जो एक अंदर से हमें पुश कर रहा है कि हमें ये करना है, हमें ये वाला गोल अचीव करके रहना है। जैसे अब आप लोगों का होगा कि इस साल का सीटेट हमें निकालना ही है, तो ये क्या है, ये आपका मोटिवेशन है, ठीक है। अब मोटिवेशन दो तरह के होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो कि अंदर से आता है, और एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो आता है। इंट्रिंसिक में हमारा जो अपना पैशन होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, वो हमें पुश करता है अपने गोल की तरफ। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि पैसा या कोई गिफ्ट, या फिर किसी की मतलब हमें किसी का प्रेस चाहिए, या मार्क्स अच्छे चाहिए, या रिवॉर्ड्स चाहिए, या हमें किसी को इम्प्रेस करना है, तो वो सब क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए कि हमें किसी एक्सटर्नल एंटिटी की वजह से हम एक काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। लेकिन कोई ऐसा काम है जो वाकई में हमें दिल से हमें खुशी मिल जाती है वो करने में, ठीक है, तो वो क्या, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जॉब है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ले लूँ, अच्छा पैसा मिलेगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी, ठीक है, तो वो आप क्यों ले रहे हैं, वो जो आप ले रहे हैं उसके लिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आप साइड हसल जो है आपका, वो आप ड्रॉ कर करके यूट्यूब पे कोई चैनल बना रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि आपको ड्राइंग करना पसंद है, चाहे आपको उसमें से पैसा मिले या ना मिले, लेकिन आपको क्योंकि खुशी मिल रही है इसलिए आप कर रहे हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, चाइल्ड रीडिंग कॉमिक्स आउट ऑफ लव, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक है। कॉमिक पढ़ने से बच्चे को कुछ मिल नहीं रहा है, बस खुशी मिल रही है, उसको सुकून मिल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, इसलिए वो कर रहा है, इसलिए उसका वो मोटिवेटेड है कि इस कॉमिक के बाद मैं वो वाली पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको पसंद है। अ चाइल्ड स्टडिंग टू विन अ मेडल, उसको ज़्यादातर बच्चों को पढ़ना पसंद होता नहीं है, लेकिन वो क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसको मेडल चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ठीक है। टीचर शुड स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब इसमें टीचर का क्या रोल आ गया, टीचर का ये रोल आया कि अगर टीचर पॉजिटिव रीइंफोर्स करेगा बच्चों को, तो हो सकता है उस रीइंफोर्समेंट से उनके अंदर का कुछ पैशन जागे और वो उस रीइंफोर्समेंट को पसंद करने लगें, और वो दिल से ये चाहें कि हमारी टीचर हमें अच्छा मानने लगे, ठीक है। अगर बच्चे को इस बात से खुशी मिल रही है अंदरूनी कि मेरा टीचर मुझे अच्छा समझता है, तो टीचर का काम हो गया, क्योंकि बच्चे का ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या कह रहा है,
इंटेलिजेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट, इसको क्या कहते हैं, ये इंटेलिजेंस होती है कि मतलब एक एबिलिटी आपकी नई चीज़ सीखने की, कोई चीज़ समझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की और किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की, ठीक है, ये सब अगर आपके अंदर हैं तो आप इंटेलिजेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारी इंटेलिजेंस की। ट्रेडिशनल व्यू क्या क्या था इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट, कि मतलब भाई ये आपका आईक्यू है, ये इतना आपका आईक्यू आ रहा है, अगर आप इतने से नीचे हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, और अगर आप इतने नंबर से ऊपर हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड था इंटेलिजेंस मापने का। लेकिन अब मॉडर्न व्यू क्या है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डिमेंशनल। देखो जी, आईक्यू पहले कुछ एक फॉर्मूला होता है, उसमें आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज और अपनी कॉग्निटिव एज रखो और उस इंटू 100 करके आपकी आईक्यू निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा म्यूजिकली इंटेलिजेंट है, कोई सिंगर बनना चाहता है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो रिदम से बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब रिदम को बहुत अच्छे से समझ पाता है, बहुत अच्छे नई नई रिदम क्रिएट करता है, लेकिन वो म्यूजिकली इंटेलिजेंट तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका आईक्यू अच्छा हो भाई। ठीक है, तो इस आईक्यू से आप हर तरीके की इंटेलिजेंट को नहीं नाप सकते हैं, एक तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो मॉडर्न व्यू है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मॉडर्न व्यू क्या कहता है, इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, कोई एक यूनिलेटरल नहीं है कि अगर आपका जो है बस पढ़ने में बच्चा अच्छा है तभी इंटेलिजेंट होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा डांस करता हो या कितनी अच्छी ड्राइंग करता हो, अगर फेल हो गया एग्जाम में तो मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन मॉडर्न व्यू में हम क्या कह रहे हैं कि वो मल्टी डिमेंशनल है, ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा फेल हो गया है तो अब वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। ज़्यादातर जो ये हमारे बिलियनियर होते हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई क्लास छोड़े हुए होते हैं, या आप इतने सुपरस्टार्स को बॉलीवुड में देख लीजिए, कोई 6 पास है, कोई 7 पास है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में कुछ बनने के लिए आपको सिर्फ डिग्रीज चाहिए। तो ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल ही फेल हो गया है कि यूनिलैटरल तो है ही नहीं, इंटेलिजेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब हम आगे बात करेंगे उस मल्टी डायमेंशनल की कि कौन कौन सी होती है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में क्या है, सबसे पहले आती है स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन का जी फैक्टर क्या है कि एक जनरल इंटेलिजेंस है जो कि कंट्रोल करती है सारी एबिलिटीज़ को। ये स्पीयरमैन का कहना था कि एक जनरल होती है, वो सबको कंट्रोल करती है। और इन्होंने एक एस फैक्टर भी दिया था, जिसमें कहा था स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की। जी फैक्टर में जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। मतलब जनरल इंटेलिजेंस सबके पास होती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है वो स्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा है और वो नेशनल लेवल पे मेडल जीत कर लाया है आइस स्केटिंग का, तो उसके अंदर वो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उसके अंदर वो आइस स्केटिंग करने की। ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस उसकी भी औरों के मुकाबले है, उसके नंबर 10th क्लास में इतने ही आए होंगे जितने एक नॉर्मल बच्चे के आए होंगे, तो वो क्या है, वो जी फैक्टर है। लेकिन एस फैक्टर क्या है कि उसका आइस स्केटिंग बहुत अच्छा है। ठीक, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर्स में क्या है, 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ दी गई थी। मैंने बहुत डिटेल में ये अपने प्लेलिस्ट में करा रखा है, अगर आपको डीप में जाना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। गिलफोर्ड क्यूब मॉडल में क्या था कि 150 टाइप्स ऑफ इन्होंने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ दी थी। लेकिन सबसे बेहतर इन माय ओपिनियन जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो सबसे बेहतर है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। उन्होंने क्या कहा है कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक, ये सारी तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। तो कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को 8 टाइप्स में बांट दिया है और कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर मार्क्स अच्छे ला रहा है तो वो कोई और उसके पास इंटेलिजेंस होगी ही नहीं, क्या पता वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा हो। ठीक है ना, ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो नेशनल लेवल पर खेलते हैं, क्या पता इनमें से कोई एक बच्चा ऐसा हो क्लास में जो टॉप करता हो। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं कि उनके पास बस काइनेस्थेटिक वाली इंटेलिजेंस है, हो सकता है उनके पास लॉजिकल वाली भी हो, वो मैथमेटिक्स में अच्छे हो। तो एक इंसान के पास एक से ज़्यादा तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में हो सकता है कि किसी में बस एक ही तरीके की हो। ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लिंग्विस्टिक कौन सी होती है, जो पोएट्री में अच्छा होता है, जो खड़े होकर बहुत अच्छा बोल लेगा, जो जिसका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है,
उनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। लॉजिकल जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, जो हमारे मैथमेटिशियंस होते हैं इनके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। स्पेशल वाली जो विजुअल जो इंटेलिजेंस होती है उसको स्पेशल इंटेलिजेंस, ये जो स्पेस वाली जो होती है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो पायलट हैं या फिर जो मान लो जो सर्जन्स हैं, उन सबके पास कौन सी होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल जैसे कि लता मंगेशकर, ए.आर. रहमान। काइनेस्थेटिक जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जैसे डांसर्स, योगा गुरुज, या फिर हम स्पोर्ट्समैन्स भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटर मतलब दो लोग और इंट्रा मतलब खुद का। तो इंटरपर्सनल का मतलब है कि जब जो लोगों के साथ जो लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाए, वो उनके पास कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं, जो गाइडेंस और काउंसलर वाले लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और देखो टीचर के पास भी हो सकती है ये वाली इंटेलिजेंस। जो खड़े हो गए मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके पास क्या होती है? जो लोगों को अच्छे से समझ पाएँ, जिनके पास एम्पैथी हो, ठीक, वो क्या होता है? उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रा कौन सी होती है? जो अपने आप को अच्छे से समझ पाएँ। जो फिलोसफर्स होते हैं उनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक। लास्ट है नेचुरलिस्टिक, जो नेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव बिहेवियर रखते हों, जो नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हों। तो जैसे कि बॉटनिस्ट होते हैं, या जो जूलॉजिस्ट होते हैं, नहीं सॉरी जूलॉजिस्ट तो नहीं होंगे, जो बॉटनिस्ट होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स पे जो वर्क करते हैं, वो क्या हुए? वो नेचुरलिस्टिक, उनके पास इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। लास्ट है स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। वो क्या है? एनालिटिक जो होती है वो सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जिसकी स्किल होती है वो एनालिटिकल हो जाएगी। क्रिएटिव जिनके पास अच्छी इमेजिनेशन होती है वो क्रिएटिव थिंकर, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी। और प्रैक्टिकल कौन सी होती है? जो रियल लाइफ अप्लाई करते हैं, जो थ्योरी को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं और अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, उनके पास कौन सी होती है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये हो गई हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब आते हैं हम 6th टॉपिक पर अपने, वो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे का क्या कहना था कि चिल्ड्रन अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है वो किसी से पढ़कर ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। बच्चा खुद ब खुद उन्हें अकेला छोड़ दो, फिर भी वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो इनकी कौन सी थिंकिंग थी? इनकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जीन पियाजे की कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग थी, ठीक है। इन्होंने अपनी स्टेजेस दी हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर, जो कि 2 साल तक के बच्चे की होती है, 0 to 2 years। ये क्या कहते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है बच्चे की। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में कही थी जीन पियाजे ने। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ लाओ और उसको हटा दो तो वो भूल जाएगा। अगर एक 2 साल से कम का बच्चा है और एक टॉय आप उसके लिए लाए हो, थोड़ी देर उसने अपने खिलौने से खेला और आपने वो छुपा दिया, तो वो उस खिलौने के लिए रोएगा नहीं, वो भूल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है बच्चे में। जब भी हम 2 साल से कम के बच्चे के साथ पीकाबू खेलते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसे आ गया सामने, ठीक है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। इसमें ईगोसेंट्रिक होता है और इमेजिनेशन होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अपने बारे में सोचता है, ये सोचता है कि अगर मुझे किटकैट पसंद है तो सबको किटकैट पसंद है, ठीक है ना। उसको इतनी अभी समझ नहीं होती है कि हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान हो जिसे चॉकलेट नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है। जैसा वो खुद अपने आप को सोचता है ऐसे ही सारी दुनिया के बारे में सोचता है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है? 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और कंजर्वेशन आ जाता है। ये टर्म याद रखना है कि कंजर्वेशन किस स्टेज में आ जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से ज़्यादा से बच्चे जो होते हैं, मतलब जो टीनेज ईयर में आ जाते हैं या जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? अ 5-year-old थिंक्स टॉलर ग्लास हैज़ मोर वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक जो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा मतलब यहाँ पर आ रहा है प्री ऑपरेशनल में। तो अभी हमने आपको बताया कि जो
5 साल का बच्चा है वो क्या सोचता है कि अगर लंबे से ग्लास में पानी भरा हुआ है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जो 10 साल का बच्चा है जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ गया, जो कि कंजर्वेशन समझने लगा है अब, तो 10 साल का बच्चा समझता है कि क्वांटिटी दोनों की सेम है, चाहे एक पतले से गिलास में बहुत ऊपर तक पानी भरा हुआ है या एक वाइड गिलास में पानी भरा हुआ है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है क्योंकि वो उसकी लंबाई ज़्यादा है और दूसरे गिलास की चौड़ाई ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लंबा है उसका पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? वाइगॉट्स्की, लेव वाइगॉट्स्की ने। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखते हैं, ठीक है, कि मतलब बच्चा अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन इन्होंने पियाजे के पास क्या नहीं था जो वाइगॉट्स्की के पास है, इन्होंने सोशल टर्म इंट्रोड्यूस किया है अपनी थ्योरी में कि बच्चा सोशल सोसाइटी में रहकर ग्रुप में कोलैबोरेशन में सीखता है, ठीक है, ये नहीं कि अकेले खुद सीख जाता है। लर्निंग हैपन्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कहीं पर भी सोशल लिखा है तो समझ लेना वाइगॉट्स्की ठीक आंसर होगा इसका। ZPD इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। कहीं पर भी ZPD हो तो वाइगॉट्स्की को लगा देना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लो कि एक फादर है और वो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है, ठीक है। तो साइकिल कैसे सिखाते हैं कि वो पीछे से पकड़े रहते हैं, थोड़ी दूर चलाते हैं और छोड़ देते हैं और बच्चा खुद ब खुद फिर साइकिल चलाने लगता है। मतलब इतना पुश देना जितना बच्चे को ज़रूरत हो, जितनी बच्चे को सपोर्ट हो बस उतना सपोर्ट करना, फिर पीछे हट जाना और बच्चे को खुद करने देना, उसे क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फोल्डिंग क्या मतलब जो भी सपोर्ट कर रहा है, टीचर गाइड कर रहा है, जो भी सिखा रहा है, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की मदद, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ लर्निंग, ये बात वाइगॉट्स्की ने कही थी कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, जो टूल है थिंकिंग का वो लैंग्वेज ही है। वाइगॉट्स्की का ये कहना था। एग्जाम्पल क्या है? टीचर हेल्प्स अ चाइल्ड सॉल्व अ पजल, लेटर चाइल्ड सॉल्व्स अलोन, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये वाइगॉट्स्की को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि पहले थोड़ी सी मदद दो फिर पीछे हट जाओ ताकि बच्चा फिर खुद से सीखने लगे, खुद से करने लगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कोलबर्ग ने दी थी। मोरल डेवलपमेंट में क्या था कि एक मोरल डिलेमा दिया गया था बंच ऑफ किड्स को और सिचुएशन थी, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, और उसमें कोलबर्ग ने क्वेश्चन उन बच्चों से पूछे थे, बच्चों ने जो आंसर दिया उसके बेसिस पर उन्होंने ये मोरल थ्योरी दी है। सबसे पहली क्या है? प्री कन्वेंशनल, जो कि 0 to 9 ईयर्स है। इसमें क्या है? ओबीडियंस ड्यू टू पनिशमेंट या रिवॉर्ड, के मतलब बच्चा 9 साल तक या तो पनिशमेंट की वजह से कोई काम करता है या रिवॉर्ड लेने की वजह से कोई काम, जो वो ओबे करता है, जो कहना मानता है, वो इसलिए मानता है कि या तो इस डर में कि मुझे मारना पड़े या फिर इस खुशी में कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी अगर मैंने ये काम कर दिया। कन्वेंशनल स्टेज कौन सी होती है? 9 से 15 साल। फॉलोज रूल्स, सीक्स अप्रूवल। इसमें क्या है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने लगता है, ऑर्डर, रूल एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है और मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अपने बड़ों को। ये चाहता है कि ये मेरी आइडेंटिटी को अप्रूव करें, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल क्या है? 15+ ईयर्स। इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन जस्टिस, एथिक्स एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़, मतलब कि जो सही है ये सबसे अबव स्टेज है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान वहाँ तक पहुँचे कि सही और गलत को बिल्कुल ठीक से अपने, चाहे उसमें इंसान का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सही है उसको सही बताना, वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड रिटर्न्स मनी, यंगर चाइल्ड मे डू इट आउट ऑफ फियर, ओल्डर वन बिकॉज इट्स राइट। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है हमारी स्टेजेस का कि अगर एक बच्चे को कहीं पैसे पड़े हुए मिल गए, ठीक है, या घर में भी पैसे पड़े हुए हैं, तो छोटा बच्चा तो शायद इसलिए दे कि अगर मैंने नहीं दिया तो कहीं मुझे डांट ना पड़े, और शायद इसलिए दिए कि अगर मैंने वापस पैसे दे दिए पापा को तो वो खुश हो जाएंगे कि अरे मैंने पापा के पैसे ढूंढ के वापस कर दिए, अपने पास नहीं रखे, तो हो सकता है पापा मुझे कुछ दे दें गिफ्ट में, कुछ चीज़ दिला दें, कुछ चॉकलेट ला दें, बिस्किट ला दें, ठीक है। तो या तो आउट ऑफ फियर करेगा या इसलिए करेगा कि मुझे कुछ मिलेगा रिवॉर्ड में। लेकिन जो बड़ा बच्चा होगा, जो 15 साल से ज़्यादा का बच्चा होगा, वो क्यों देगा? क्योंकि वो सही है, क्योंकि चुराना ठीक बात नहीं होती है, गलत बात होती है, और वापस करना ठीक बात है। जस्ट बिकॉज इट्स राइट दैट्स वाई ही इज़ गोना रिटर्न द मनी। तो ये हमारी
एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे। देखो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि BS ब्लूम ने दिया था। ये फ्रेमवर्क क्या कहता है कि टीचर को पढ़ाना और बच्चों को सीखना, लर्नर्स टू लर्न एंड टीचर्स टू टीच ईजिली, दिस इज़ द फ्रेमवर्क टू हेल्प द टीचर्स टू टीच एंड द लर्नर्स टू लर्न। ठीक है, ये हमारी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ये क्या है, देखो इससे याद रखना है कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज एंड लास्ट है इवेल्युएट। ये नई वाली टेक्सोनॉमी है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। रिमेंबर का क्या मतलब है कि कोई चीज़ हमने याद कर ली, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो हमने रोट लर्निंग में याद किया है, मेमोराइज किया है। अंडरस्टैंड जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अप्लाई जो हमने समझा है उसको फिर हमने अपनी सिचुएशन में अप्लाई किया। एनालाइज फिर हमने उसको ये देखा कि अप्लाई करने के बाद ये ठीक रहा या कोई और तरीका अपनाना चाहिए था। इवेलुएट का क्या मतलब है कि उसको जस्टिफाई कर देना कि हाँ यही ठीक था जो हमने तरीका अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और लास्ट में क्रिएट के मतलब फिर अपना कुछ वो पूरा प्रोसेस खुद से प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना कोई नई चीज़। एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि इन साइंस चिल्ड्रेन फर्स्ट रिमेंबर फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स देन क्रिएट देयर ओन गार्डन डिज़ाइन। एग्जैक्टली, तो देखो रिमेंबर जो सबसे पहले था, तो हमने ये क्या किया कि प्लांट्स के पूरे नाम, एक वो होता था ना पूरी टर्मिनोलॉजी कि ये पेटल है, ये लीफ है, ठीक है, तो वो याद किया। लेकिन जब बड़े हो गए तो हमने क्रिएट किया, अपना खुद डिज़ाइन क्रिएट किया, तो वहाँ पर वो क्रिएट वाला ऑप्शन लागू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी 10th क्लास थी वो किस चीज़ की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़। इंक्लूजन का मतलब ही है कि सबको इंक्लूड करके चलना, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी। कि बच्चा गरीब है तो हम अपनी क्लास में नहीं बिठाएंगे, या बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है हम कैसे चीख चीख के उसे पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर तरीके का बच्चा क्लास में इंक्लूड होगा और उनकी वजह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन इक्विटी नॉट इक्वालिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी का मतलब है कि दो बच्चों को सेम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ये नहीं कि वो क्योंकि वो गरीब है तो हम उसको प्यार से नहीं पढ़ाएंगे, जो अमीर है सिर्फ उसको प्यार से पढ़ाएंगे। हमें गरीब अमीर, जेंडर, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखना है, सबको इक्वली पढ़ाना है, वो तो हो गए इक्वल। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में इक्वल से काम चलता नहीं है, हमें इक्विटी अप्लाई करनी पड़ती है। इक्विटी का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, और हमारी क्लास में वो चलता है कि जो सबसे पीछे बच्चा है वो अगले दिन आगे आ जाएगा, फिर उससे अगले दिन थोड़ा और पीछे जाएगा। मतलब बच्चा जो है एक सीट पर एक बच्चा पूरी क्लास में पूरे मंथ नहीं बैठेगा, हल्के हल्के पीछे पीछे जाता जाएगा, और जब सबसे लास्ट बेंच पे जाएगा तो अगले दिन आगे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है हम उसको कहें कि नहीं भाई तुम पीछे मत जाओ, क्योंकि जब तुम पीछे जाओगे तो तुमको ठीक से बोर्ड दिखाई नहीं देगा, तुम सबसे आगे बैठो। तो वो क्या हो गई, वो हमने इक्विटी प्रोवाइड करी। अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी प्रोवाइड करते, वो बच्चा भी सबके साथ पीछे जाता और फिर एक दिन सबसे फर्स्ट बेंच पे आता, फिर सेकंड पे जाता, थर्ड पे जाता, तो ऐसे करते करते जब वो लास्ट बेंच पे पहुँचता तो उसको दिखाई नहीं देता, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको ठीक से दिखाई दे रहा है, तो ये इक्वल नहीं हुआ ना। इक्विटी हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है जहाँ पर इक्वल बच्चे ना हो, जहाँ पर सब स्टैंडर्ड, ये एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ वो आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। सेग्रीगेशन और स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम में आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होंगे, इक्विटी होगी, इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब यह है कि उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट देना, हु नीड्स इट बेसिकली। ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन इक्विटी नॉट इक्वालिटी, टीचर्स मस्ट अडेप्ट मेथड्स, ब्रेल बुक्स, रैम्स, स्पेशल एड्स, पीयर सपोर्ट। वही देखो ब्रेल बुक्स कौन सी होती हैं, जो टेक्स्ट उभरा हुआ लिखा हुआ होता है कि ताकि बच्चे फिंगर टिप्स से उसको सेंस करके पढ़ लें, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड का बच्चा होता है। रैम्स मतलब जो फॉर एग्जांपल कोई बैसाखी पे आ रहा है मान लो बच्चा, ठीक है ना, या व्हील चेयर बाउंड है, जो जिसके थोड़ा सा
पैर में दिक्कत है, ठीक से चल नहीं पाता है, तो वो जीना कैसे चढ़ेगा? रैंप की मदद से ही तो चढ़ पाएगा ना। ये स्पेशल एड्स का क्या मतलब है? क्या आप व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे को जिसको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है उसको हेयरिंग एड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या हो गई? वो स्पेशल एड्स हो गई। ये ब्रेल सिस्टम जो है, ब्रेल किट जो होती है वो भी स्पेशल एड में आ जाती है। और पीयर सपोर्ट, कि आप अपने जो क्लासरूम में जो और बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको इस तरीके की इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, या कोई डिसेबिलिटी है किसी बच्चे में, या इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उनको आप अपने साथ लेकर चलो। किसी को ऐसा ना एक्सक्लूडेड फील ना करे कोई बच्चा। बेसिकली सबको इक्वल महसूस कराना चाहिए, ऐसा आप इंस्ट्रक्ट करोगे और बच्चों को और स्टूडेंट्स को, कि ऐसा माहौल रखो क्लासरूम में कि कोई बच्चा इन्फीरियर फील ना करे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट यूजेज ऑडियो बुक्स इन द सेम क्लास एज अदर्स। एग्जैक्टली वही मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके का ये भी एग्जाम्पल है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड का बच्चा है, जिसको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो ऑडियो बुक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको जो ब्लैक बोर्ड है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो 11th क्लास थी, वो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की थी। इसमें क्या है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14। इसमें क्या कहा गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब माँ बाप को अपने बच्चे को जो कि 6 से 14 साल का बच्चा है उसको भेजना ही भेजना है स्कूल में, और अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ 25% सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी जो 25% सीट है वो डिसएडवांटेज बच्चों की हैं, मतलब जो कि डिसेबल्ड हैं या इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी सीट्स हैं। नो चाइल्ड कैन फेल टिल क्लास 8, मतलब 8 क्लास तक सारे बच्चों को पास करा देना है। फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेन टीचर्स। बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट किस पे फोकस करता है? कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर बनानी है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। बच्चों को वर्क, मतलब बच्चों को लोड ज़्यादा नहीं देना है, बर्डन नहीं देना है, लेकिन ऐसे इस तरीके से पढ़ाना है कि उनको मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्वांटिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। ट्रेन टीचर्स के जो टीचर ट्रेनिंग जो स्टार्ट करी है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्टार्ट की गई थी, और उसमें यह था कि टीचर्स को ट्रेन करवाना पड़ेगा जो कि ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं। एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम का क्या माहौल होना चाहिए, सारे बच्चों को एक साथ लेकर कैसे चलना है, वो एक ट्रेन टीचर ही कर सकता है। जो एक ट्रेन टीचर होगा वही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है। जो एक नॉर्मल टीचर होगा उससे हो सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास ना पढ़ाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ये 2005 में दिया गया था NCF। इसका मेन थीम क्या था? कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। पहले टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी, लेकिन NCF ने क्या कर दिया कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, कि जो लर्निंग है वो बच्चे के अराउंड इर्द गिर्द घूमनी चाहिए बनिस्बत टीचर के अराउंड। मतलब जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर होगा और जो टीचर है वो पैसिव होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। पहले क्या होता था कि टीचर बोलता था और बच्चा चुपचाप बैठ के सुनता था, तो इसमें क्या है कि टीचर तो एक्टिव हो रहा है और बच्चा पैसिव हो रहा है। लेकिन NCF ने क्या कहा कि टीचर को एक मेंटोर एज ए गाइड रोल अदा करना है, और जो बच्चा होगा वो एक्टिव होगा, वो ज़्यादा बोलेगा। लर्निंग विदाउट बर्डन, NCF ने दिया था कि आप बच्चे पे बर्डन नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल करिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करे, उसको इतना मौका दो कि वो खुद क्रिएट करे। ऐसा ना हो कि बस पैसिवली बच्चा चुपचाप लिखे जा रहा है और आप अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा उसको उतारे जा रहा है। इंक्लूसिव एंड जॉयफुल लर्निंग, वही वाली बात कि NCF क्या कहता है कि क्लासरूम जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सारे बच्चों को इंक्लूड करके चलो, कोई भी बच्चा एक्सक्लूडेड फील ना करे। कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको इतने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो कि वो भी आसानी से सीख ले क्लास में। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, एग्जैक्टली
एनसीएफ क्या कहता है कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे को इस तरीके से सिखाओ कि वो फिर उस थ्योरी को, उस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई भी कर सके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन यूज एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिससे बच्चा एग्जैक्टली अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सके उस थ्योरी को जो कि वो क्लासरूम में पढ़ रहा है। देखो फाइनल थीम क्या है कि द चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सिलेबस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज अ लर्नर। उस मतलब हमें क्या चीज़ लेकर चलनी है। जब हम सीडीपी के पेपर को देखेंगे तो हम क्या क्या करेंगे कि जो चाइल्ड है उसको लर्नर की तरह देखना है, ठीक है। अप्लाइंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड मोटिवेटिंग क्लासरूम एंड इंश्योरिंग लर्निंग इज जॉयफुल, मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव। ये बेसिकली दिस इज आर CDP is all about. I hope you enjoyed my video and learned something new here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.